दोस्तों, अमेरिका के द्वारा आज ईरान के ऊपर फ्रेश सैंक्शन लगाए गए हैं और इसमें 3 भारतीयों को भी घसीट लिया गया है, यानी कि उनके ऊपर भी अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध ठोके गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की, जहां पर डिफेंस सिक्योरिटी की मीटिंग को छोड़कर इजरायली प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का फोन उठाया। किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, साथ ही जो सीज फायर इजरायल और हमास के बीच हुआ है उसका इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड पर क्या पड़ने वाला है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं अमेरिकी प्रतिबंधों की। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। इस बार निशाना बने हैं वो लोग और कंपनियां जो ईरान को तेल और गैस बेचने में मदद कर रहे थे। गुरुवार को अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए बताया कि उसने 50 से ज्यादा व्यक्तियों, कंपनियों और जहाजों पर नई पाबंदियां लगाई है। इन पर आरोप है कि ये लोग ईरान को पेट्रोलियम और एलपीजी गैस बेचने में मदद कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि इन 50 से ज्यादा नामों में 3 भारतीय नागरिकों के नाम भी शामिल है, जो ईरानी तेल और गैस के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े बताए जा रहे हैं। अमेरिकी बयान के मुताबिक इन लोगों ने मिलकर अरबों डॉलर के तेल और गैस के सौदे कराए हैं, जिससे ईरान को भारी राजस्व मिला है। अमेरिका का कहना है कि यही पैसा ईरान अपने आतंकवादी संगठनों को फंड करने में इस्तेमाल करता है, जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरा बन चुके हैं। ट्रेजरी विभाग ने इस कार्रवाई को ईरान की एनर्जी एक्सपोर्ट मशीन को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के नकदी प्रवाह को रोकना चाहता है, ताकि उसकी सरकार आतंकवाद को मदद देने की स्थिति में न रहे। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट ईरान की आय के स्रोतों को खत्म कर रहा है। हम उसकी ऊर्जा निर्यात व्यवस्था के अहम हिस्सों को तोड़ रहे हैं, ताकि वो आतंकवाद को फंड ना कर सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका उन ताकतों को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जो अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा है। इस कार्रवाई के तहत अमेरिका ने न सिर्फ कंपनियों को बल्कि उन जहाजों और रिफाइनरियों को भी निशाना बनाया है जो ईरान से तेल और गैस की ढुलाई में शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने करीब 2 दर्जन शैडो फ्लीट जहाजों को सैंक्शन किया है। ये वो जहाज है जो पहचान छिपाकर या गलत दस्तावेजों के जरिए तेल और गैस का परिवहन करते हैं। इसके अलावा चीन में एक तेल टर्मिनल, एक स्वतंत्र रिफाइनरी और कई शिपिंग कंपनियां पर भी कार्रवाई की गई है, जो अरबों डॉलर के ईरानी एलपीजी को चीन और पाकिस्तान तक पहुंचाने में शामिल थे। अब बात करते हैं उन 3 भारतीय नागरिकों की जिन पर ये सैंक्शन लगे हैं। इन तीनों भारतीयों के नाम है वरुण पुला, सोनिया श्रेष्ठा और इयप्पन राजा। इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उन कंपनियों की मदद की जो ईरानी तेल और गैस की ढुलाई में शामिल थे। पहला नाम है वरुण पुला का, जो मार्शल आइलैंड में स्थित एक कंपनी बेरथा शिपिंग का मालिक है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का कहना है कि उनकी कंपनी PAMIR नाम के जहाज का संचालन करती है, जो कोमोरोस फ्लैग के तहत रजिस्टर्ड है। रिपोर्ट के अनुसार इस जहाज ने जुलाई 2024 से अब तक करीब 4 मिलियन बैरल ईरानी एलपीजी चीन तक पहुंचाई है, यानी लाखों डॉलर का यह व्यापार सीधे ईरान को मुनाफा पहुंचा रहा था। दूसरा नाम है इयप्पन राजा का, जो ईवी लाइंस नाम की कंपनी के मालिक है और वह भी मार्शल आइलैंड में स्थित है। उनकी कंपनी सेफायर गैस नाम के जहाज का संचालन करती है, जो पनामा फ्लैग के तहत रजिस्टर्ड है। अमेरिका का कहना है कि जहाज ने अप्रैल 2025 से अब तक 1 मिलियन बैरल से अधिक ईरानी एलपीजी चीन तक पहुंचाई है, यानी चीन और ईरान के बीच एलपीजी व्यापार में इस जहाज की अहम भूमिका रही है। तीसरा नाम है सोनिया श्रेष्ठा का, जो भारत में स्थित वेगा स्टारशिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की मालिक है। उनकी कंपनी NEPT1 नाम के जहाज को चलाती है, जो कोमोरोस फ्लैग के तहत काम करता है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज जनवरी 2025 से पाकिस्तान तक ईरानी एलपीजी पहुंचा रहा था। अमेरिका ने न सिर्फ सोनिया श्रेष्ठा को बल्कि उनकी पूरी कंपनी वेगा स्टार को भी सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया है। इन सैंक्शनों के बाद अब इन तीनों भारतीय नागरिकों और उनकी कंपनियों की अमेरिकी संपत्तियां फ्रीज हो जाएंगी, यानी अगर इनके पास अमेरिका में कोई बैंक खाता, संपत्ति या पैसा है तो उस पर अब वो दावा नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, OFAC के नियमों के तहत
कोई भी अमेरिकी नागरिक या कंपनी अब इन लोगों के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे भी सिविल या क्रिमिनल सजा मिल सकती है। इन सैंक्शनों का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका ने इस बार सिंगापुर, हांगकांग, चीन, यूएई और अन्य देशों की कई कंपनियों पर भी पाबंदी लगाई है जो ईरान से तेल और गैस की ढुलाई में शामिल मानी जा रही है। अमेरिका का कहना है कि ये सभी कंपनियां ईरान को आर्थिक मदद पहुंचा रही है और उसके तेल निर्यात को बढ़ावा दे रही है। बहरहाल अमेरिका के इन सैंक्शनों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि गाजा में 2 साल से जारी युद्ध के बीच आखिरकार एक बड़ी खबर को लेकर है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर और बंधकों की रिहाई को लेकर समझौता हो गया है। ये समझौता न केवल पश्चिम एशिया के लिए बल्कि पूरे विश्व व्यापार के लिए राहत की खबर मानी जा रही है। लेकिन इस बीच भारत के लिए भी इस समझौते की अहमियत बहुत बड़ी है, क्योंकि इससे भारत के समुद्री व्यापार पर सीधा असर पड़ता है। इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस समझौते के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। नेतन्याहू ने इस दौरान सुरक्षा कैबिनेट की मीटिंग को कुछ देर के लिए रोक दिया ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर सके। आप बाकायदा इजरायली मीडिया का आर्टिकल भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेतन्याहू के दफ्तर की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू को बंधकों की रिहाई पर हुई डील के लिए बधाई दी और कहा कि नेतन्याहू हमेशा भारत के अच्छे मित्र रहे हैं और ये दोस्ती आगे भी मजबूत बनी रहेगी। बयान में ये भी कहा गया कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे के समर्थन के लिए आभार जताया और भविष्य में भी करीबी सहयोग जारी रखने की बात कही। ये बातचीत भारत और इजरायल के गहरे संबंधों को फिर से मजबूती से दर्शाती है। अब बात करते हैं इस युद्ध विराम के आर्थिक असर की। जैसे ही युद्ध विराम और बंधक रिहाई की डील की खबर आई, दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी MERSK के शेयर 3 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निवेशकों को अब उम्मीद है कि युद्ध खत्म होने से रेड सी का व्यापारिक मार्ग फिर से खुल सकता है। पिछले करीब 2 सालों से यमन के हुती विद्रोही, जो ईरान समर्थित माने जाते हैं, रेड सी के रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर हमला कर रहे थे। ये हमला हमास इजरायल युद्ध के विरोध में किया जा रहा था। इस वजह से ज्यादातर जहाजों ने अपना रास्ता बदल दिया था और अब उन्हें अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से होकर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा था। इस बदलाव से जहाजों को समुद्र में ज्यादा वक्त लगने लगा, ईंधन खर्च बढ़ गया और पूरी दुनिया में फ्रेट रेट्स यानी माल ढुलाई का किराया 3 गुना तक बढ़ गया। इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ा, क्योंकि भारत का लगभग 90 से 95% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है और इनमें से ज्यादातर जहाज विदेशी कंपनियों के हैं। इस संकट के दौरान कई वैश्विक शिपिंग कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया। उदाहरण के लिए मर्स्क ने पिछले साल अपनी कमाई का अनुमान 3 बार बढ़ाया, क्योंकि माल ढुलाई का किराया बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन जहां एक तरफ शिपिंग कंपनियां मुनाफा कमा रही थी, वहीं भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति मुश्किल भरी थी। भारतीय कंपनियों की प्रॉफिट मार्जिन यानी मुनाफे में गिरावट आने लगी। खासकर उन उद्योगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जो कम दाम वाले उत्पाद विदेश भेजते हैं, जैसे कृषि उत्पाद, वस्त्र, जूते और समुद्री खाद्य, क्योंकि इनके मुनाफे पहले से ही सीमित होते हैं और जब माल ढुलाई महंगी हो गई तो उनका लाभ और कम हो गया। अब जब युद्ध विराम की घोषणा हो गई तो उम्मीद की जा रही है कि जहाज फिर से स्विस कैनाल रूट यानी मिस्र के रास्ते होकर यात्रा शुरू करेंगे। ये रास्ता छोटा और सस्ता है और इसी से होकर भारत का ज्यादातर यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और पश्चिम एशिया से व्यापार होता है। अगर ये रूट फिर से सुरक्षित हो जाता है तो भारत के लिए राहत की बात होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।